हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का आंसर का सेट 7वां लेकर आ चुके हैं। आप लोग यदि आप सेट 1 से लेकर के 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर या वीडियो पेज से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा जो पेपर है इसका कोड है 824 EP। तो चलिए आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, लेंस की क्षमता का एक सूत्र होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर होता है 1/F मीटर में। तो जब आप इस फार्मूले पे रख करके इसको हल करोगे ना तो आपका आंसर जो आएगा वो 40 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और वो भी माइनस में आएगा तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। तो इसमें वैद्युत धारा का सूत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट दूसरे का जो राइट आंसर है वो D है, P/R सही होगा, ठीक है। ये विद्युत शक्ति के सूत्र से निकाला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 व V2 है, तब माध्यम 1 में अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला आंसर सही हो जाएगा। V1/V2 जो होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। तो ये तो सही है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह वाला कथन गलत है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये वाला ऑप्शन गलत है। 1 मिनट, इसमें असत्य बोला है स्टूडेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 का C वाला ऑप्शन करेक्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है ऑप्शन स्टूडेंट? 5वां का उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब यहाँ पर इसका मान कितना होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो B वाला हो जाएगा। R1/R2 बराबर 9/2 हो जाएगा, ठीक है, यदि आप इसको रख करके हल करोगे तब। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो 7 का ये वाला ऑप्शन n गुना बढ़ता है। तो ध्यान रखना, इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है यही होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है उसमें पूछा गया है 8वें में, कह रहा है CH3CH2OH का IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आप लोग देखिए पहले कितने कार्बन हैं। 2 कार्बन है तो एथेनॉल, इसमें OH समूह है तो एथेनॉल इसका IUPAC नाम होगा। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अपक्रिया है? तो जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा वो दहन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 का हम लोग सही ऑप्शन देखें तो C वाला सही होगा, क्योंकि इसी में ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रहा है। तो जब किसी चीज अपक्रिया में जिसका क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रहा हो उसी को हम लोग दहन अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है स्टूडेंट? आप लोग बताओ कमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, कम से कम जो आसान रहे तो आप लोग तो ज़रूर बताएं कमेंट करके सर इसका ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो स्टूडेंट सही ऑप्शन वो डी है, CSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह होता है, तो CHO होता है स्टूडेंट, उसमें क्रियात्मक समूह CHO होता है। अब इसमें CHO है, इसमें यहाँ पर है, तो यही वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, कौन उत्पादक है, चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है, हरे पौधे जो है उत्पादक माने जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका आप लोग यही ऑप्शन करेक्ट कर दोगे। अगला क्वेश्चन है मटर के लंबे पौधों कैपिटल टिट्टी और बावने पौधे स्मॉल टिट्टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, कौन से किस प्रकार के पौधे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लंबे पौधे मिलते हैं प्रथम संतति में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन सी है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, आप लोग ये अभिक्रिया जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, वाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे स्टूडेंट कमेंट करके। तो इसका सी ऑप्शन पुंकेसर नहीं पाया जाता है उसमें। अगला है इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन किसमें स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्टूडेंट आपका जो है अग्नाशय में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी स्टूडेंट आपका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है 19 और 20 ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, हालांकि आप इसको जानते भी होंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है तो क्या देता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट डी वाले का उपरोक्त सभी देगा, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर सब देता है ये, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये सब एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि इस पर स्टार लगा है, स्टार लगा हुआ प्रश्न अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब आप उस क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं लिखित वाले प्रश्नों पे स्टूडेंट। पहला प्रश्न है हमारा, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए, इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। आभासी प्रतिबिंब हमको बनाना है किसी अवतल दर्पण में और उसके बाद उसका उपयोग भी बताना है, तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हमको अवतल दर्पण की इस वाले कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लास्ट वाला कंडीशन जो है इसी कंडीशन में हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पर वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच जब रखा है तो यहाँ से पहली प्रकाश किरण छोड़ते हैं तो ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, और यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण छोड़ते हैं तो ये दर्पण से टकराने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाती है, पीछे की तरफ वक्रता केंद्र से होकर हुए निकल जाती है। दोनों को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों स्टूडेंट पीछे दर्पण के पीछे जाकर मिलते हैं और यहाँ पर मिलते हैं, यहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, और वो वस्तु से काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से लिखोगे कि जब वस्तु F और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सिरा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। और उसके बाद इस अवतल दर्पण का हमें उपयोग भी बताना है, तो चलिए इसका उपयोग भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अवतल दर्पण के दो उपयोग भी देख लीजिए। नंबर 1, नाई द्वारा दाढ़ी बाल बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान तथा गले की आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग जो है दोनों उत्तर लिख दीजिएगा, दोनों उपयोग लिख लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन का हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाना है। तो चलिए हम लोग वर्ण विक्षेपण को चित्र बनाकर समझ लेते हैं। तो ये है वर्ण विक्षेपण की परिभाषा और ये है उसका चित्र।
अब देखिए पहले परिभाषा समझ लीजिए। ये स्टूडेंट जब भी कोई श्वेत प्रकाश आता है और ये प्रिज्म से टकराता है तो ये 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए ये वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। जैसे हम कोई श्वेत प्रकाश किरण को अधिक किसी प्रिज्म से टकराते हैं तो ये टकराने के बाद ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में। ठीक है, इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, इस तरह से हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में किया था। ये सन भी आप लोग को ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम को सत्यापन को समझाइए। तो देखिए ये ओम का नियम वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझना। तो देखिए ओम का नियम इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए ओम का नियम क्या है स्टूडेंट। तो ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि समान रहे, यानी समान रहे चाहे अपरिवर्तित बोल सकते हैं, अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि सब अपरिवर्तित रहे यानी समान रहे तो चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो विभव के समानुपाती होता है, यानी वोल्टेज के मान पर निर्भर करता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। और सब समानुपाती चिन्ह यहाँ से हटाएं तो एक कांस्टेंट R आता है और इस कांस्टेंट R को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला हमको I = R को इधर ला कर आएंगे तो बटे में हो जाएगा तो V/R प्राप्त होता है। तो ओम का नियम केवल इतना ही है स्टूडेंट आपका। लेकिन अब यहाँ पर इसका सत्यापन के लिए आपको इस तरह से एक चित्र बनाना होगा और इसमें इन सब संसाधनों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इन सब उपकरणों का, संसाधनों का नहीं स्टूडेंट, इन सब उपकरणों का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रयोग में आप लोग को क्या क्या प्रयोग करना है। इसके प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर चित्र के अनुसार इसमें व्यवस्थित कर लेंगे। धारा को अमीटर तथा प्रतिरोध को वोल्ट मीटर से मापते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो प्रयोग के दौरान स्टूडेंट क्या क्या होता है। इस तरह से जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतने प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होगी। अब देखिए जब इनके प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के दौरान क्या क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि प्रयोग करने के लिए कुंजी के का मतलब कुंजी को लगा करके धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। अब x अक्ष पर विभवांतर, x अक्ष पर धारा लेकर एक ग्राफ खींचा या सरल रेखा में आता है तो धारा तथा विभवांतर ओम के नियम का पालन करता है। यानी स्टूडेंट हमें जितना जितना मान प्राप्त होता है विभवांतर का मान और धारा का मान x अक्ष पर, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर जो है x और y अक्ष का एक ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके बीचों बीच से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो अगर ये हमको सीधी रेखा प्राप्त होता है तो इसका मतलब हम ओम के नियम का सत्यापन सही किए हैं। और अगर हमको ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब हमें जो है ओम के नियम का सत्यापन गलत तरीके से किया है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग ओम का नियम लिख सकते हो। अब हम लोग आते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन पे स्टूडेंट। तो जब पूरा आप लोग लिखोगे इस तरह से तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित सारा टॉपिक हट चुका है, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाना है। तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से आप प्रणालिका का जो है उत्तर लिखोगे कि किसी धारावाही प्रणालिका का हो चाहे धारावाही प्रणालिका का हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र है स्टूडेंट कि जब हम किसी पाइप पर इस तरह से तार लपेट देते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह प्रणालिका जो है चुंबक के समान व्यवहार करता है।
इसीलिए इसको हम लोग धारावाही प्रणालिका कहते हैं। अब इसके बारे में आपको किस तरह से लिखना है सारी चीज़ों को, तो लिखना है कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे प्रणालिका कहते हैं। यदि इस कुंडली में किसी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित कर दी जाए तो कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इनकी विशेषता क्या क्या होती है, तो देखिए इनकी विशेषता होती है नंबर 1, प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और पास पास होती हैं, अतः अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो जिस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, प्रणालिका के सामने से देखने पर यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो दक्षिणी ध्रुव होगा, यदि धारा की दिशा वामावर्त हो तो उत्तरी ध्रुव होगा। तो इस तरह से आप लोग दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। अगला अब देखिए यहाँ से इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1, तो उसमें फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और उसमें दी जाने वाली धारा पर निर्भर करता है। प्रणालिका के अंदर लोहा आदि रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, उस पर डिपेंड करता है, अर्थात प्रणालिका की कोरोड पर निर्भर करता है। इस तरह से आप इसके बारे में पूरा का पूरा लिखोगे स्टूडेंट और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अब उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आ चुके हैं खंड ख में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। नंबर 1 पहला प्रश्न, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो चलिए देखिए दैनिक जीवन में पीएच का कहाँ कहाँ पर महत्व होता है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ पर होता है। तो नंबर 1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पाचन में होता है। देखिए पीएच का पाचन में किस तरह से महत्व होता है, किस प्रकार से ये अपना योगदान देता है। देखिए हमारे आमाशय में आंशिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, यानी हमारे आमाशय में पेट के अंदर जो है हमारे पेट में HCl जो है उत्पन्न होता है, जो पाचन के जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी भोजन को पचाने में HCl का ज़्यादा योगदान होता है। अपच की स्थिति में अम्ल की अधिकता से पेट में दर्द एवं जलन होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए एंटीसिड नामक क्षारक का उपयोग किया जाता है। देखिए जब हम लोग पर्याप्त भोजन खा लेते हैं तो कभी कभी होता है HCl का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण भोजन को पचाने में पर्याप्त हमको काफ़ी दिक्कत होता है और इस स्थिति में हम लोगों को एंटीसिड नामक क्षारक का प्रयोग करना पड़ता है, एक प्रकार से जिसको हम लोग इनो कहते हैं, है ना। जब भोजन का पाचन नहीं होता है तो इनो पीते हैं, गैस बना लेता है पेट में। अब आते हैं कृषि के क्षेत्र में इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए मृदा का पीएच मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसल की किस्में मिलाई जाने वाली उर्वरक प्रकार आदि का सुनिश्चित किया जाता है। देखिए जब कभी भी कहीं किसी की मिट्टी को जांच करना होता है उसी के हिसाब से उसमें फसल बोना होता है, तो हम लोग करते क्या स्टूडेंट, उसमें जो है पहले पीएच मान का जांच कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से जांच कर लेते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी की क्षमता कितना है, उसकी उर्वरक शक्ति क्या है, तो उसी हिसाब से उसमें हम लोग उर्वरक का प्रयोग करके और फसल को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। पीएच के किस कारण से दांत भी झड़ने लगते हैं। देखिए दांत इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत जो होता है वो इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो जल में आविलेय होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होने पर इनेमल नष्ट हो जाता है, यानी अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम होने लगता है तो दांत का जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। भोजन के बाद नियमित रूप से मुंह और दांत साफ करने से दांत को झड़ने से रोका जा सकता है। इस तरह से आप इसके बारे में लिख दोगे स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट आप लोग को करना क्या है, कैसे आपको इसको लिखना है। तो हेडिंग पूरा कर लीजिएगा, प्रश्न भी लिख लीजिएगा, जिस तरह से प्रश्न पूछा है वैसे आप लोग इसमें पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बताना है आपको। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो इसमें हमें बूझा चूना प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ऊष्मा बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती है। अगर इसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया जाता है तो इसमें HCl बनता है
और 44 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। ये इसका रासायनिक समीकरण है और ये इसका परिभाषा है। इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आइए, एथेनोइक अम्ल का मतलब होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल कहते हैं, CH3COOH। तो आइए इसके हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल के ये रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुण। अब एसिटिक अम्ल का हो चाहे एथेनोइक अम्ल का हो, बात एक ही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एथेनोइक, क्योंकि एथेनोइक अम्ल जो है वो आईयूपीएसी नाम है। अब देखिए पहला रासायनिक गुण देखिए सोडियम धातु से क्रिया। ये पहला रासायनिक गुण लिखिए सोडियम धातु से क्रिया। तो सोडियम धातु से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमको सोडियम एसीटेट मिलता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एसिटिक एसिड सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है तथा H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने दर्शाया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा रासायनिक गुण है एस्टरीकरण अपक्रिया। एस्टरीकरण अपक्रिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरे रासायनिक गुण में लिख लीजिए एस्टरीकरण अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो एथिल अल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम लोग एथिल एसीटेट कहते हैं। जिसमें हमको एसीटेट प्राप्त हो उसी को हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है और इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ की गई H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, और इसका OH ये आपस में बाहर निकल जाता है, जल बना लेता है। उसके बाद और यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हटा तो ये जाकर के C2H5OH जुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आपका एसीटेट प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो आप लोग स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। बेकिंग सोडा से धोने का सोडा। बेकिंग सोडा से धोने का सोडा कैसे प्राप्त करोगे, तो ये हम लोग का प्रश्न है स्टूडेंट। देखिए इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है और इसके साथ हमें धावन सोडा Na2CO3 इसी की सहायता से प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, देखिए NaHCO3 की क्रिया यानी बेकिंग सोडा की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देते हैं तो Na2CO3 यानी धावन सोडा प्राप्त होता है और उसके बाद H2O जल के रूप में बाहर होता है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कैसे प्राप्त करना है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, जब जिप्सम को 120 से 130 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। ये आपका जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। यहाँ पर इसका 2 मोल लेकर हम इसको 120 से 130 अंश सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो हमको CaSO4 का होल ट्वाइस और इंटू 3H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप इसको और इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट इसका उत्तर पूरा लिखोगे। अब उसके बाद हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है स्टूडेंट, निम्नलिखित की व्याख्या करना है साबुन की निर्मलन क्रिया। तो चलिए साबुन की निर्मलन क्रिया को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यही प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया या निर्मलन प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। इसी को सफाई प्रक्रिया या निर्मलन प्रक्रिया कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में आपको क्या लिखना है कि मैल तैलीय होता है, यानी कि कपड़े का जो मैल होता है वो तैलीय होता है। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरे के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, जिससे एक मिसेल की संरचना बन जाती है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। यह साबुनीकरण कहलाता है। इसी क्रिया को साबुनीकरण भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप मिसेल की संरचना देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मिसेल की संरचना होती है। सबसे पहले आपको उसके बारे में ये सारा चीज़ लिखना है, उसके बाद ये चित्र आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तो फिर आपका पूरा प्रश्न का हल कंप्लीट माना जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं।
निस्तापन तथा भर्जन क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले निस्तापन को समझिए। निस्तापन में क्या होता है, इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके अयस्क में उपस्थित नमी, अशुद्धियां और CO2 गैस आदि को अलग करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसमें अशुद्धियां जो होती हैं उनको सांद्रित अयस्क से बाहर करना होता है। इस तरह से आप उसका रिएक्शन देख सकते हो, इस तरह से बाहर किया जाता है। अगला हेडिंग में हमारा भर्जन था, इसको भर्जन को हम जान लेते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से, यानी गलनांक मतलब उसके गलनांक से कम ताप पर, यानी जितना उसका निश्चित तापमान होता है उससे कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में एक परावर्तनीय भट्ठी में गर्म किया जाता है। इसी क्रिया को हम लोग स्टूडेंट भर्जन कहते हैं। यहाँ पर भर्जन के दौरान क्या क्या अशुद्धियाँ उससे बाहर होती हैं, इस रिएक्शन के माध्यम से नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये वो टॉपिक है स्टूडेंट, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके बारे में देखो क्या लिखना है कि यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी जो अगर विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं इनको हम यदि उनके इलेक्ट्रोड विभव के मान के क्रम में रखते हैं तो हमको एक सीरियल से एक क्रम प्राप्त होता है, एक श्रेणी प्राप्त होता है। इसी श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह एग्जाम में लगभग कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देना। आप लोग वैसे अनुसाल के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सब रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है स्टूडेंट संकलन अपक्रिया। ये भी कंप्लीट हो गया। संकलन अपक्रिया के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है स्टूडेंट संकलन अपक्रिया, देख लीजिए। ये है आपका संकलन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसे योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। संकलन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिए हैं CH2 और इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH3 यानी एथेन बना लेता है। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका संकलन अपक्रिया कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है स्टूडेंट आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीनाबार से मरकरी कैसे प्राप्त करोगे आप लोग। तो देखिए, सीनाबार से मरकरी प्राप्त करना बहुत इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, सीनाबार से मरकरी कैसे प्राप्त करना है आपको। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करना है, हीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर H2 मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसको हम पुनः गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर Hg हमको प्राप्त हो जाता है। इसी को सीनाबार भी कहते हैं। और यहाँ पर मरकरी प्राप्त हो गया प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है इससे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखना है। तो पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। देखिए स्टूडेंट, ये पौधे के यांत्रिक सहायता देती है। यांत्रिक मतलब उसको कार्य करने की सहायता प्रदान करता है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये काम होता है पादप में जाइलम का। अगला है, या भोजन संग्रह करता है, यानी भोजन का इकट्ठा करता है एवं किनारे की ओर पानी की पसरवीय संवहन में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको पादप में जाइलम के 2 कार्य हमने आपको बता दिया है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है, शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो है गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, यहाँ से देखिए। यह टी की शेप में एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है, यानी एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है टी की शेप में, यानी कि एक टी की आकृति का होता है। ठीक है, जिसे डॉक्टर गर्भाशय के अंदर लगा देते हैं। इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है और महिला को गर्भधारण नहीं होता है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट।
अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था स्टूडेंट? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर सन 1856 ईस्वी में किए थे। इसको ध्यान रखना, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करना है, तो आइए मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनुष्य के हृदय में रुधिर दो पथों में बहता है। बाएं पथ में शुद्ध रुधिर बहता है तथा दाएं पथ में अशुद्ध रुधिर बहता है। इस प्रकार से शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर का मिलाप नहीं हो पाता है। इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो कितना आसान भाषा में हमने लिख रखा है स्टूडेंट, एक बार पढ़िए, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10वां नंबर पर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है ये है आपको, यहाँ पर आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। इसमें सिंपल परिभाषा है, ज़्यादा कुछ इसमें व्याख्यात्मक नहीं है। ये सब सोशल साइंस के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको उतना व्याख्या नहीं कर सकता। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका स्टूडेंट पुनरुद्भवन, इसी को पुनर्जनन भी कहा जाता है। तो चलिए पुनरुद्भवन या पुनर्जनन को जान लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप पुनरुद्भवन के बारे में लिख सकते हैं कि सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्निर्माण कर लेता है। यह क्रिया पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। यह क्रिया जो है जैसे हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है, इन दो जीवों में भी होता है स्टूडेंट पुनरुद्भवन की क्रिया। इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हो और एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये है स्टूडेंट नेफ्रॉन तथा वृक्काणु। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन तथा वृक्काणु की पहले आप इसके बारे में देख लीजिए, इसका काम क्या है, फिर आप इसकी संरचना देख लीजिए स्टूडेंट। तो वृक्क की संरचना यानी नेफ्रॉन की संरचना, आप चाहे वृक्काणु कहो चाहे नेफ्रॉन कहो या वृक्क कहो, बात एक ही है। क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु यानी इसी को नेफ्रॉन कहते हैं की संख्या लगभग 10 लाख एक वृक्क में होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, नेफ्रॉन का कार्य मूत्र का निर्माण करना होता है। ठीक है, यानी शरीर में मूत्र का निर्माण वृक्क के अंदर होता है। अंग्रेजी में इसको किडनी भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना देखो इस तरह से होती है। इसकी संरचना के बारे में आप इस तरह से पूरा का पूरा बना करके आप पूरा जब अच्छा से बना दोगे और पूरा पार्ट के बारे में आप इस तरह से जब लिख दोगे ना स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने का नहीं है आपको। ठीक है, तो जिस तरह से प्रश्न कहा था उस तरह से हमने इसको बना दिया है और उस तरह से आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया है। आइए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये स्वपोषी पोषण की परिभाषा है। देखिए इसमें आप लिखोगे कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषित का मतलब निर्माण कर लेते हैं, इस तरह से स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, तो सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, इसलिए यह स्वपोषी पोषण के श्रेणी में आते हैं। तो बस सिंपल चीज़ है, आप इसको इस तरह से नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये है वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। इसके बारे में आप लिख लोगे कि पादपों द्वारा मृदा में अवशोषित है ना, मृदा से अवशोषित जल की अधिकांश भाग पत्तियों तथा तनों द्वारा पादप के रूप में तनों द्वारा वाष्प के रूप में निकल जाता है तथा इस अवशोषित जल का मात्रा थोड़ा सा भाग 5% ही पादप द्वारा अनेक विकास एवं अपचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। जल के इस अधिकांश भाग वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस तरह से आप वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिख देना है और जितना पूछा है उतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके बता दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन। तो ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है और ये हटा भी दिए गए हैं, तो इनसे अब आपको मतलब नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमारा पूरा सेट खत्म हो गया है विज्ञान का स्टूडेंट। अब आपको सोशल साइंस के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए पिछला 2022 का है, तो 22 का मैंने पहले ही करा रखा है, तो 22 के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रखना है।
इस तरह से पूरे सेट का वीडियो अब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। साइंस का, मैथ का पूरा मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट। और यदि आप सभी को हमारे वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है स्टूडेंट, यदि आपको एग्जाम में सफलता पाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा स्टूडेंट। इससे क्या है, आपको बिना पूरा किताब पढ़े आपको 40 नंबर हर एक पेपर से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।